हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 16 महाजनपद के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ये 16 महाजनपद भारत के किन किन क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं, इनकी राजधानी कौन सी होती है तथा इनकी कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। साथ ही हम एक विस्तृत अध्ययन मगध साम्राज्य करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वंशों का उदय होता है, उनके कौन कौन से प्रसिद्ध शासक हुए हैं तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। चूँकि ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आते हैं या फिर जिनके आने की संभावना है। साथ ही अगर आप हिस्ट्री से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 महाजनपद। जो 16 महाजनपद था, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उदय होता है। यानी कि जब उत्तर वैदिक काल खत्म होता है तो भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ऐसे 3 ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। एक तो है अंगुत्तर निकाय, एक है महावस्तु, एक है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है, जिसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए अब मैप के थ्रू देखते हैं कि ये 16 महाजनपद भारत के किन किन क्षेत्रों में था। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद कौन से क्षेत्र में था, तो इसका मिलान कीजिए। तो चलिए मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गांधार की। तो जो गांधार था वो पेशावर और रावलपिंडी जिला पाकिस्तान में था। उसके बाद बात करते हैं कम्बोज की। तो जो कम्बोज था वो हजारा और राजौरी जिला पाकिस्तान में था। तो ऐसे 2 महाजनपद हमें मिलते हैं जो भारत से बाहर कहे जा सकते हैं। एक तो है गांधार, दूसरा है कम्बोज। उसके बाद हम बात करते हैं कुरु महाजनपद की। तो कुरु कहाँ पे था? ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाले क्षेत्र में कुरु जनपद स्थित था। उसके बाद हम बात करते हैं सूरसेन महाजनपद की। ये ब्रजमंडल क्षेत्र यानी कि मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में था। अब हम बात करते हैं पांचाल महाजनपद की। तो ये दोआब और रुहेलखंड वाले क्षेत्र में था, जो कि गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र और रुहेलखंड वाला क्षेत्र जो था वो पांचाल जनपद का था। उसके बाद हम बात करें कौशल महाजनपद की, तो ये अवध वाले क्षेत्र में था। उसके बाद जो बज्जी महाजनपद था ये नेपाल की पहाड़ियों में था। और जो मल्ल महाजनपद था ये देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में था। अब हम बात करते हैं अंग महाजनपद की। तो जो अंग महाजनपद था ये भागलपुर तथा मुंगेर जिला में था, जो कि बिहार में पड़ता है। और जो मगध महाजनपद था ये भी पटना बिहार में था। जो काशी महाजनपद था ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के इलाके में था। जो वत्स महाजनपद था ये इलाहाबाद तथा बांदा जिला उत्तर प्रदेश में था। और जो अश्मक महाजनपद था ये गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश में था। ये एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था, जिसका नाम अस्मक था। उसके बाद हम बात करें चेदी महाजनपद की। तो ये बुंदेलखंड के उत्तरी भाग में था। जो अवंती महाजनपद था ये मालवा में था। और जो मत्स्य महाजनपद है ये अलवर और भरतपुर, जो कि आधुनिक जयपुर जिले में है, यहाँ पे था। तो इस तरह से ये 16 महाजनपद 16 अलग अलग जगह पे पाए गए हैं। इसमें से महाजनपदों के नाम और इनके क्षेत्र को मिलाने के लिए पेपर में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। इस काल में ऐसे 4 महाजनपद थे जिनका प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था। एक तो था कौशल, दूसरा वत्स, तीसरा अवंती और चौथा था मगध। तो ये हो गया आपका अवंती, ये हो गया आपका मगध, ये हो गया आपका वत्स और ये हो गया आपका कौशल। इन 4 जनपदों का सबसे अधिक महत्व था। मतलब इन 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली ये 4 महाजनपद कहे जा सकते हैं। उसके बाद महापरिनिर्वाण में 6 महानगरों के नाम मिलते हैं। एक तो है चंपा, दूसरा राजगिरी, तीसरा श्रावस्ती, चौथा साकेत, 5वां कौशाम्बी, 6ठा बनारस। तो पेपर में इस तरह से ही पूछ सकता है कि महापरिनिर्वाण में किन 6 महानगरों के नाम मिलते हैं। तो अब हम एक एक महाजनपद को उठाएंगे और उनकी राजधानी और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करें अगर गांधार जनपद की, तो इसकी 2 राजधानी थी, एक थी तक्षशिला और दूसरी थी पुष्कलावती। इसकी विशेषता क्या है? गांधार के राजा पुष्कर शालीन ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को हराया था।
यानी कि जो यहाँ का राजा था पुष्करसारिन, इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को हराया था। इसकी दूसरी विशेषता क्या है, जो तक्षशिला है ये अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, यानी कि यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, जो कि सबसे प्रमुख रूप से तक्षशिला में ही देखने को मिलती है। और तक्षशिला ही भारत में सबसे प्राचीनतम अध्ययन का केंद्र है। पेपर में यही पूछ सकता है कि सबसे प्राचीनतम अध्ययन का केंद्र कौन सा है, तो तक्षशिला। तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तो अगर पूछे कि तक्षशिला की स्थापना किसने की थी, तो भरत के पुत्र तक्ष ने। इसकी चौथी विशेषता यह है कि पुष्करसारिन ने मगध के राजा बिंबिसार के यहाँ दूत भेजा था। मतलब कि जो गांधार का राजा था पुष्करसारिन, इसने मगध के राजा बिंबिसार के यहाँ एक दूत मंडल भेजा था। तो ये सारी हमें गांधार की विशेषताएं देखने को मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं कंबोज की। तो जो कंबोज था, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। इसकी विशेषता क्या थी, कौटिल्य ने यहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौटिल्य ने कहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है, तो कंबोज के लोगों को। और यहाँ पे अच्छे किस्म के घोड़े मिलते थे। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से अच्छे किस्म के घोड़े मिलते थे, तो कंबोज से। अब हम बात करते हैं कुरु महाजनपद की। तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी विशेषता क्या है, इसमें महाभारत कालीन हस्तिनापुर भी इसी नगर में स्थित था। तो अगर पूछे कि हस्तिनापुर किस में स्थित था, तो कुरु महाजनपद में। अब हम बात करते हैं वत्स महाजनपद की। इसकी राजधानी कौशाम्बी होती है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। यानी कि जो यहाँ का शासक होता है उदयन, वो बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ से गंधिकों के सिक्के मिले हैं। तो अगर पूछे गंधिकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो वत्स से। चलिए कुछ और महाजनपदों को देखें। जो काशी है उसकी राजधानी होती है वाराणसी, जहाँ से उत्कृष्ट वस्त्र उद्योग के प्रमाण मिले हैं। इसकी विशेषता ये है कि ब्रह्मदत्त ने कौशल पर हमला कर उसके कुछ हिस्से को जीत लिया था। यानी कि जो काशी का शासक था ब्रह्मदत्त, इसने कौशल पर हमला कर उसके कुछ हिस्से को जीत लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं कौशल महाजनपद की। तो इसकी दो राजधानी थी, एक थी साकेत और दूसरी थी श्रावस्ती। तो जो साकेत है उसी का दूसरा नाम अयोध्या था, और जो श्रावस्ती है इसकी पहचान सेठ मैच से की गई है। तो पेपर में कई बार ये पूछता है कि साकेत की पहचान किससे की गई है, तो अयोध्या से, या फिर श्रावस्ती की पहचान किससे की गई है, तो सेठ माहेत से। अब इसकी हम दूसरी विशेषता देखते हैं कि जो कौशल का शासक होता है कंस, वो काशी पर हमला कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो अगर ये पूछे कि काशी पर हमला कर कौन उसको अपने साम्राज्य में मिलाता है, तो कंस। कंस के बाद यहाँ का शासक प्रसेनजित बनता है, जो कि महात्मा बुद्ध का हम उम्र था। यानी कि पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का कौन सा हम उम्र शासक था, तो प्रसेनजित। जो प्रसेनजित था ये 5 गुटों का प्रमुख था। यानी जो 5 राजाओं का गुट था उसका प्रमुख कौन था, तो प्रसेनजित। जो प्रसेनजित का बेटा होता है बिडब्बू, उसने शाक्य गणराज्य को नष्ट कर दिया। इसको नष्ट करने के पीछे एक कहानी है कि जो प्रसेनजित था वो शाक्य कुल में अपना विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। तो जो शाक्य गणराज्य के लोग या कुल के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि प्रसेनजित का विवाह हमारे कुल में हो, तो वो अपनी किसी दासी की पुत्री का विवाह प्रसेनजित से करवा देते हैं। तो एक बार जब बिडब्बू शाक्य गणराज्य में जाता है तो उसको वहाँ के लोग दासी का पुत्र कहते हैं। तब उसे पता चलता है कि वो एक दासी का पुत्र है, इसलिए क्रोधवश उसने शाक्य गणराज्य को नष्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं अंग की। तो जो अंग था इसकी राजधानी चंपा थी, जिसको मालिनी भी कहा जाता था। इसका जो वास्तुकार था वो महागोविंद, यानी कि चंपा का जिसने वास्तु बनाया वो महागोविंद था। यहाँ के व्यापारियों का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी था। पेपर में पूछ सकता है कि कहाँ के व्यापारियों का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के साथ था, तो अंग महाजनपद के। अब हम बात करें पांचाल महाजनपद की। तो इसकी 2 राजधानी थी, एक थी कामपल्य, दूसरी थी अहिछत्र। इसकी विशेषता क्या है, अहिछत्र की पहचान आधुनिक रामनगर से की गई है। तो अगर पूछे कि अहिछत्र की पहचान किससे की गई है, तो रामनगर से। अब हम बात करते हैं सूरसेन महाजनपद की। तो जो सूरसेन महाजनपद था इसका राजधानी था मथुरा, और इसकी कोई हमें राजनीतिक विशेषता देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करें बज्जी महाजनपद की। तो इसकी राजधानी वैशाली थी।
इसमें 8 गणों का समूह तथा 8 न्यायालय थे। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 गणों का समूह कौन था, तो बज्जी, और इसमें 8 न्यायालय थे। दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि ये नेपाल की पहाड़ियों में स्थित था। ये भी कई बार पेपर में पूछता है कि नेपाल की पहाड़ियों में कौन सा महाजनपद स्थित था, तो बज्जी। अब हम बात करें मल महाजनपद की, तो ये पाबा और कुशीनगर इसकी 2 राजधानी थी। ये 9 कुलों का समूह था। इसकी विशेषता क्या है कि ये 9 कुलों का समूह था। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज थे। तो अगर पूछे कि कौन लक्ष्मण के वंशज थे, तो मल्ल। अब हम बात करें चेदी महाजनपद की, तो इसकी राजधानी सोत्तीवती थी। और इसकी विशेषता क्या है कि महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण करते हैं। अब हम बात करें अगले महाजनपद की, तो वो है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महेशमती थी। यहाँ का शासक चंड प्रद्योत महाकच्यायन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। तो अगर पूछे कि चंड प्रद्योत किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, तो महाकच्यायन के प्रभाव में। और जो अवंती था, यहाँ पर लोहे की खानें और हाथी उपलब्ध थे। यानी कि अवंती में लोहे की खानें भी थी और हाथी भी थे। हम आगे पढ़ेंगे कि मगध महाजनपद में भी लोहे के खाने और हाथी उपलब्ध थे। इसीलिए अवंती ने काफ़ी देर तक मगध महाजनपद को टक्कर दिया, क्योंकि इनके पास लोहे की खाने भी थी और हाथी भी थे। अब हम बात करें मत्स्य महाजनपद की, तो इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी हमें कोई राजनीतिक विशेषता देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात करें अश्मक महाजनपद की, तो इसकी राजधानी पोर्टन, पोर्टिल या पैठन, इसमें से कोई भी एक नाम आ जाएगा, आपको टिक लगाना है, पोर्टिनो, पोर्टिलो या पैठनो। इसकी विशेषता क्या है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि जो पोर्टन, पोर्टिल या पैठन है, ये प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो अगर पेपर में पूछे कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, तो अश्मक। अब हम बात करें मगध महाजनपद की, तो मगध जो महाजनपद था, इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिवज थी, जिसको आधुनिक कुशाग्रपुर के नाम से पहचाना गया है। और इसकी दूसरी राजधानी जो बाद में बनती है पाटलिपुत्र, उसको कुसुमपुर से पहचाना गया है। मगध में विभिन्न राजवंशों का उदय होता है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है बृहद्रथ वंश, उसके बाद आता है हर्यक वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद आता है नंद वंश, और सबसे लास्ट में आता है मौर्य वंश। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नंद वंश तक, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का। तो कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि मगध साम्राज्य में विभिन्न वंशों को क्रम से लगाए। तो सबसे पहले आ गया बृहद्रथ वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश और पांचवा मौर्य वंश। चलिए एक एक वंश को उठाते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कि इनकी हमें क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। चलिए हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे बिंबिसार से नंद तक का इतिहास। तो जो मगध साम्राज्य था, उसकी 2 राजधानी होती है। जो इसकी प्रारंभिक राजधानी होती है वो है राजगृह या गिरिव्रज। जो राजगृह या गिरिव्रज था वो 5 पहाड़ियों से घिरा था। उसके बाद जो इसकी अगली राजधानी बनती है वो है पाटलिपुत्र, जो कि नदियों से घिरा था। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण और नदियों से घिरे होने के कारण ये सुरक्षित राजधानी माना जाता था। अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के पहले वंश, जो कि था बृहद्रथ वंश। इनका कुरान और महाभारत में उल्लेख मिलता है। इनका कुरान और महाभारत में उल्लेख तो किया गया है, लेकिन इनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। जिसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है वो है मगध साम्राज्य का दूसरा वंश, जो कि हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड था 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। इसमें 4 जो शासक हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हुए हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरे हैं अजातशत्रु, तीसरा है उदयन या उदयभद्र और चौथे हैं नागदर्शक। चलिए एक एक शासक को उठाते हुए पढ़ते हैं इनकी हमें क्या विशेषता देखने को मिलती है। तो जो बिंबिसार थे उन्होंने 544 से लेकर 492 तक शासन किया। इन्होंने मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे। मतलब जो बिंबिसार थे वो मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। ये हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। इनके उपनाम या उपाधि क्या क्या थी, तो इनका उपनाम था क्षेत्रोजस, जो हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। शोनिक, इनको जैन साहित्य में कहा गया है। सैनिक या शोनिक, इनको बौद्ध साहित्य में कहा गया है। तो पेपर में कई बार ऐसे पूछ लेता है कि क्षेत्रोजस किसकी उपाधि थी, तो बिंबिसार की, या फिर सैनिक शोनिक किसकी उपाधि थी, तो बिंबिसार की। जो बिंबिसार था उसने
3 नीतियों की मदद से साम्राज्य का विस्तार किया। ये नीतियाँ कौन कौन सी थी? तो मित्र नीति, दूसरी थी वैवाहिक नीति, तीसरी थी युद्ध नीति। चले एक एक नीतियों को पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया। तो जो मित्र नीति थी, इसके तहत उसने अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित था तो बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवंती के राजा प्रद्योत के वहाँ बिंबिसार ने किसको भेजा? तो जीवक को। अब हम पढ़ते हैं इसकी वैवाहिक नीति कैसी थी। तो जो बिंबिसार था उसने सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह करा। उसके बाद उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। इसके उपलक्ष्य में बिंबिसार को 1 लाख की वार्षिक आय वाला काशी प्रांत मिलता है। हम इसके अगर तीसरे विवाह की बात करें तो मध्य राजकुमारी क्षेमा के साथ इसका विवाह होता है। महाभग में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। तो अगर पूछे कि किसकी 500 रानियाँ थी तो बिंबिसार की। अब हम बात करते हैं इसकी युद्ध नीति की। तो अगर हम इसकी युद्ध नीति की बात करें तो अंग के शासक ब्रह्मदत्त को मारकर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया तथा बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का उपराजा, गवर्नर या वायसराय नियुक्त किया। तो अगर पेपर में पूछे कि अंग को मगध साम्राज्य में कौन मिलाता है तो बिंबिसार। और पेपर में ये पूछ सकता है कि जो अजातशत्रु था वो राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो अंग का। अब हम इसकी कुछ और विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गाँव थे तथा उसका विस्तार 900 मील में था। इसकी अगली विशेषता क्या है कि मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही एक संगठित तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। तो अगर पेपर में पूछे कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डालता है तो बिंबिसार। इसने राजगृह नगर की स्थापना करी। यही पूछ सकता है कि राजगृह या गिरिवज नगर की स्थापना किसने करी? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। पेपर में अगर पूछे कि चंपा की संपूर्ण आमदनी किसको दान में दिया था बिंबिसार ने? तो सोनदंड को। और जो बिंबिसार के कूटनीतिज्ञ यानी कि जिनसे वो सलाह मशवरा करता था वो थे सुनिधि और दीर्घचारण। तो ये सारी विशेषता हमें बिंबिसार की देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की। तो जो अजातशत्रु था उसने 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका उपनाम था कुणिक। इसने क्या करा? अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया और जिसके 8 वर्ष बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ये जो था पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना चाहता था। पेपर में कई बार ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है? तो जो अजातशत्रु था ये इसको राजधानी बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाता है। इससे अगला शासन जो आएगा उदयन, वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। जो अजातशत्रु था वो अवंती के डर से राजधानी में दुर्गीकरण करवाता है। तो अगर पूछे कि जो अजातशत्रु था उसने किसके डर से अपनी राजधानी में दुर्गीकरण करवाया? तो अवंती के डर से। जो अजातशत्रु था इसने बनारस पर अधिकार कर लिया। इसके जो कूटनीतिज्ञ सलाहकार था वो था वस्कार। इसी की वजह से उसने बज्जी संघ को जीता था। जो वस्कार था इसने क्या करा कि बज्जी संघ में जाके फूट डाल दी और इसका फ़ायदा उठाकर अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर ली। तो पेपर में पूछ सकता है कि अजातशत्रु का कूटनीतिक सलाहकार कौन था? तो वस्कार। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब प्रसेनजित काशी को पुनः अपने नियंत्रण में ले लेता है तो जब बिंबिसार की मृत्यु होती है तो उसके कुछ समय बाद ही जो प्रसेनजित की बहन होती है महाकौशला, जिससे बिंबिसार का विवाह होता है, वो भी मर जाती है। तो ये अजातशत्रु से बहुत क्रोधित होता है और ये अपना जो राज्य होता है काशी, इसे पुनः ले लेता है। इसलिए अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप काशी पुनः मगध का हिस्सा हो जाता है तथा अजातशत्रु का विवाह वाजीरा जो कि प्रसेनजित की पुत्री थी इससे हो जाता है। तो जब प्रसेनजित काशी को पुनः अपने नियंत्रण में ले लेता है तो अजातशत्रु इससे युद्ध करता है और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रसेनजित उससे संधि करके अपनी पुत्री जो कि वाजीरा होती है इसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है। अब हम बात करें अजातशत्रु के युद्ध की तो उसका युद्ध होता है बज्जी संघ के साथ। इसी युद्ध में सर्वप्रथम रथमूसल और महाशिलाकंटक ये 2 हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। रथमूसल क्या था? ये आधुनिक तोप की तरह था और महाशिलाकंटक क्या था? ये भारी पत्थरों को फेंकने वाला हथियार था।
कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध किया था, तो बज्जी संघ के विरुद्ध। इसी युद्ध में मखलीपुत्र घोषाल की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करें कौशल का स्वाभाविक रूप से मगध साम्राज्य में विलय हो जाता है। तो जो अजातशत्रु था इसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश बिंबिसार के विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा बनाया था, यानी कि अपने पिता के विरुद्ध ये एक मोर्चा बनाता है। भगवती सूत्र में अजातशत्रु को इन सब का विजेता कहा गया है। नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अजातशत्रु कितने गणराज्यों का विजेता था, तो 18 गणराज्यों का विजेता था, जिसमें 9 लिच्छवी थे और 9 मल्ल थे। अब हम बात करें बरहुत स्तूप की, तो इसमें लिखा गया है कि अजातशत्रु भगवंतो वंदते, यानी कि अजातशत्रु भगवान की वंदना करते हैं, ऐसा बरहुत स्तूप में लिखा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु और भगवान बुद्ध की भेंट का उल्लेख कौन से स्तूप में किया गया है, तो बरहुत स्तूप में। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो वैशाली को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने जीतकर मगध में मिलाया। तो अगर पूछे कि वैशाली को किसने सबसे पहले मगध महाजनपद में मिलाया, तो अजातशत्रु ने। जो वैशाली था इस काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था और बज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। तो अगर पूछे कि बज्जी संघ में कौन सा संघ सबसे प्रमुख था, तो वैशाली। अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल, काशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया था। जो चेटक था वो वैशाली का राजा था, इसने मल्ल, काशी और कौशल के साथ मिलकर अजातशत्रु के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। उसके बाद हम बात करें इसके अगले शासक की, तो जिसका नाम होता है उदायन या उदयभद्र, जिसका टाइम पीरियड होता है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। जो उदायन होता है ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। तो अगर पूछे कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी कौन बनाता है, तो उदायन या उदयभद्र। और जो उदायन होता है ये जैन मतानुयायी होता है। इससे पहले जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे वो जैन और बौद्ध दोनों मतों को मानते थे, लेकिन जो उदायन या उदयभद्र है वो जैन मत को मानता था। अब हम बात करते हैं अगले शासक की। तो जो इनका अगला शासक होता है वो होता है नागदशक, जिसका उपनाम पुराणों में हमें दर्शक देखने को मिलता है। इसकी विशेषता क्या थी कि जनता ने इस पितृहंता को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग को राजा बनाया, जिससे मगध में एक नवीन वंश की स्थापना हुई जिसे शेषुनाग वंश कहा गया। यानी कि जो जनता होती है वो नागदशक को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग को सिंहासन में बिठाती है, जिससे कि एक नए वंश की स्थापना होती है, शेषुनाग वंश। अब हम पढ़ेंगे शेषुनाग वंश के बारे में। तो जो शेषुनाग वंश होता है इसका टाइम पीरियड होता है 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। जो शेषुनाग वंश का पहला शासक होता है वो होता है शिशुनाग, जो कि 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन करता है। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जो शिशुनाग था उसका उपनाम या उपाधि थी क्षत्रिय। ये जो था इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस विजय से शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि अवंती के अधीन ही वत्स था। यानी कि उसने पहले अवंती को हराया और उसके बाद उसका वत्स के ऊपर स्वाभाविक रूप से अधिकार हो गया, क्योंकि जो वत्स था वो अवंती के अधीन था। तो अगर पूछे पेपर में कि किसने अवंती और वत्स को अंतिम रूप से मगध साम्राज्य में मिलाया, तो वो होगा शिशुनाग। इसकी दूसरी विशेषता क्या है, पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। तो अगर पेपर में पूछे कि पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को किसने राजधानी बनाया, तो शिशुनाग ने। जो शिशुनाग था इसने अपने पुत्र कालाशोक को बनारस का अमात्य बनाया। तो अगर पेपर में पूछे कि कालाशोक शासक बनने से पहले कहाँ का अमात्य था, तो बनारस का। अब हम बात करेंगे कालाशोक के बारे में। तो जो कालाशोक था वो 394 से 366 ईसा पूर्व के बीच शासन करता है। इसका उपनाम काकवण होता है। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। जो काकवण होता है इसकी माँ पद्मनंद गले में छुरा भोंककर हत्या कर देता है। और जो इस वंश का अंतिम शासक होता है वो होता है नंदीवर्धन या महानंदी। इसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। तो जो नंद वंश होता है ये 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक शासन करता है। जो नंद वंश होता है इनको शूद्र या निम्न वर्ण के भी कहा जाता है।
और जो नंद वंश होता है, इन्होंने सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छत्र शासन की स्थापना करी। यानी कि उत्तर वर्ष में सबसे पहले किसने विस्तृत और एक छत्र शासन की स्थापना करी? तो नंद वंश ने। जो नंद वंश होता है उसका पहला शासक होता है महापद्मनंद। इसका जो मंत्री होता है वो होता है कल्पक। इसी की सहायता से महापद्मनंद ने क्षत्रियों का संहार करा। तो पेपर में पूछ सकता है कि महापद्मनंद का मंत्री कौन था? तो कल्पक। जो महापद्मनंद था वो जैन मत का अनुयायी था। महापद्मनंद कह लो या फिर जो नंद वंश पूरा था, ये सब के सब जैन मत के अनुयायी थे। जो महापद्मनंद था इसका उपनाम या उपाधि क्या क्या थी? तो महापद्मनंद उग्रसेन सर्व छत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। अपरो परशुराम, यानी कि दूसरा परशुराम। एक राट या एक छत्र, जब चारों दिशाओं की विजय कर लेते थे उसको एक राट कहते हैं। तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि सर्व छत्रांतक अपरो परशुराम या एक राट किसकी उपाधि थी? तो महापद्मनंद की। जो महापद्मनंद था यही नंद वंश का संस्थापक होता है। महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन में बैठने वाले सभी राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो अगर पूछे कि मगध के सिंहासन में बैठने वाले सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो महापद्मनंद। महापद्मनंद जो था उसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक बना। यानी कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत का शासक होते हुए विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक महापद्मनंद बनता है। जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें इसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। यानी कि इसने कलिंग विजय भी की थी। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा कलिंग में तनसुली नहर का निर्माण करवाया। तो अगर पूछे कि तनसुली नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो महापद्मनंद ने। और जो तनसुली नहर का निर्माण करवाया था इसका उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और सबसे पहले नहर का निर्माण का भी साक्ष्य हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होता है। जो महापद्मनंद थे उसके दरबार में पाणिनि रहते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, जो कि संस्कृत का व्याकरण है। अब हम बात करते हैं धननंद या घनानंद की। तो जो घननंद या धनानंद था इसका उपनाम था अग्रमिज, जो कि यूनानी ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तो अगर पूछे कि अग्रमिज किसका उपनाम था? तो धननंद या घनानंद का। जो घनानंद था ये सिकंदर का समकालीन था। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घननंद। इसके बाद बात करें शक्टाल, स्थूलभद्र, वर्ष, उपवर्ष, वरुषि, कात्यायन इसके दरबार में रहते थे। तो पेपर में इनके नाम दे देगा, इन सभी वर्ष, उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन के, और पूछेगा कि ये किनके दरबार में थे? तो घनानंद के दरबार में। अब जो कर्टियर है उन्होंने कहा है कि घनानंद के जो सेना थी उसमें 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ सेना और 3,000 हाथी थे। तो पेपर में ऐसे पूछता है कि 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ सेना और 3,000 हाथी किसकी सेना में थे? तो घनानंद की। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि ये वक्तव्य किसने दिया है? तो करजीटर ने। इसके बाद बात करें इसके सेनापति की, तो उसका नाम भद्रसाल था। जो घनानंद था इसने पशुओं के चमड़े, वृक्षों की गोंद, खानों की पत्थर के ऊपर भी कर लगा दिया था। जो घनानंद था उसने कई नए प्रकार के कर लगा दिया था जिससे जनता खुश नहीं थी। और जो घनानंद था उसने चाणक्य की बेइज्जती करके उसको राज्य से निकाल देता है। तो चाणक्य उससे बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करता है और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इस टॉपिक से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किन में मिलता है? तो इसका ए ऑप्शन है भगवती सूत्र, बी है आचरांग सूत्र, सी है अंगुत्तर निकाय और डी है महावस्तु। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में और महावस्तु में, यानी कि ए, सी और डी, यानी कि इसका पहला आंसर सही होगा। अब हम बात करें दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित महाजनपदों को उनके क्षेत्र के साथ मिलाइए। तो जो कुरु महाजनपद था वो था मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाले इलाके में। जो पांचाल जनपद था वो थे रुहेलखंड के क्षेत्र में। और जो बज्जी महासंघ था ये था नेपाल की पहाड़ियों में। जो मत्स्य था ये था अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसमें दिया गया है कि गांधार की राजधानी तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थी? ए वस्त्र उद्योग के लिए, बी व्यापार के लिए, सी सिक्के, डी शिक्षा।
तो जो तक्षशिला थी ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। चौथा क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कहा के लोगों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा। तो ए ऑप्शन है गांधार, बी कंबोज, सी कुरु और डी पांचाल। तो जो कौटिल्य था इसने कंबोज के लोगों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का हमउम्र कौन सा शासक था। तो इसका ए ऑप्शन है प्रसेनजीत, बी है बिडब्बू, सी अजातशत्रु और डी है चेतक। तो जो प्रसेनजीत होते हैं ये इनके हमउम्र शासक होते हैं। छठा क्वेश्चन है, कहाँ के लोगों का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के साथ था। तो इसका ए ऑप्शन है काशी, बी है कौशल, सी है अंग और डी है पांचाल। तो जो अंग है इनका संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के साथ था। हम बात करें सातवें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कौन सा महाजनपद 8 गणों का समूह था। ए है बज्जी, बी है मल, सी है चेदी, डी है वत्स। तो जो बज्जी संघ था ये 8 गणों का समूह था। आठवां क्वेश्चन है, कहाँ के शासक लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज थे। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया है बज्जी, बी है मल, सी है चेदी और डी है अवंती। तो जो मल्ल था इनके लोगों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है। तो इसका ए ऑप्शन है अवंती, बी है मत्स्य, सी है अश्मक और डी है वत्स। तो जो अश्मक महाजनपद था ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। इसका जो 10वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित महाजनपदों का उनकी राजधानियों के साथ मिलान कीजिए। तो पहला है कौशल, दूसरा है पांचाल, तीसरा है मल और चौथा है अवंती। ये 4 महाजनपद है। अब 4 राजधानियाँ इनकी, चारों की राजधानियाँ यहाँ पे दी गई है। तो जो कौशल है इसकी राजधानी होती है साकेत और श्रावस्ती, तो इसका मिलान डी से हो जाएगा। जो पांचाल है इसकी राजधानी होती है काम्पिल्ले और अहिछत्र, तो इसका सी से हो जाएगा। जो मल्ल है इसकी राजधानी होती है पावा और कुशीनगर, और जो अवंती है इसकी राजधानी होती है उज्जैनी और महिष्मती। 11वां क्वेश्चन है, क्षेत्रोजस सैनिक किसकी उपाधि या उपनाम थे। तो ए बृहद्रथ, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी है शिशुनाग। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी बिंबिसार। 12वां क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अवंती के राजा का इलाज करने के लिए किसको भेजा। ए जीवक, बी सुनिधि, सी धीरचारण और डी वत्सकार। तो जो जीवक है इसको बिंबिसार ने अवंती के राजा का इलाज करने के लिए भेजता है। आगे हम बात करें 13वें क्वेश्चन की, तो किसके विरुद्ध अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया। ए ऑप्शन है मल, बी है बज्जी, सी अवंती, डी कौशल। तो इसका सही आंसर होगा बज्जी। इनके विरुद्ध ये रथमूसल और महाशिलाकंटक का उपयोग करता है। 14वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है। ए अजातशत्रु, बी उदायन, सी शिशुनाग, डी कालाशोक। इसका सही आंसर है बी उदायन। 15वां क्वेश्चन है, अवंती और वत्स को कौन जीतकर अंतिम रूप से मगध साम्राज्य में मिला लेता है। इसका ए ऑप्शन है अजातशत्रु, बी है शिशुनाग, सी है कालाशोक, डी है महापद्मनंद। तो इसका आंसर होगा शिशुनाग। अब हम बात करें 16वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को कौन राजधानी बनाता है। तो इसका ए ऑप्शन है शिशुनाग, बी है कालाशोक, सी है महापद्मनंद, डी है घनानंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए शिशुनाग। 17वां क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि उग्रसेन, सर्व छत्रांतक, अप्रो परशुराम, एकराट ये किसकी उपाधियाँ है। इसका ए ऑप्शन है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है शिशुनाग और डी है महापद्मनंद। तो जो डी है महापद्मनंद ये इसकी उपाधियाँ होती है। अब हम बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि मगध के सिंहासन पर बैठने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है महापद्मनंद और डी है घनानंद। तो इसका सही आंसर होगा महापद्मनंद। अब हम बात करें 19वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया सिकंदर का समकालीन कौन था। ए कालाशोक, बी नंदीवर्धन, सी महापद्मनंद या डी घनानंद। तो इसका सही आंसर होगा घनानंद। अब हम बात करें 20वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि किसने प्रजा पर अनेकों प्रकार के कर लगाए। तो इसमें ए ऑप्शन है महापद्मनंद, बी है घनानंद, सी है अजातशत्रु और डी है शिशुनाग। तो इसका सही आंसर होगा घनानंद। इसने जनता पर अनेकों प्रकार के कर लगाए थे। तो इस प्रकार हमारा 16 महाजनपद का वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी आक्रमण की और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।